मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला का समय है और मुझे उम्मीद है बीच में कक्षाएं 2 दिनों तक सस्पेंड थी कुछ तकनीकी कारणों से। आपने रिवीजन किया होगा और आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर हम लोग मोहनजोदड़ो पर डिस्कशन करने वाले हैं। हड़प्पा को मैंने बहुत प्रॉपरली डिस्कस किया था और मुझे लगता है कि वहां से पूछे जाने वाला अब कोई भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। तो मोहनजोदड़ो के बारे में शुरू करते हैं और जल्दी से, मुझे उम्मीद है आप सभी क्लास में आ गए होंगे। कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा ताकि हम लोग चीजों को प्रॉपर वे में रिवाइज कर सकें और नई बातों को ऐड कर सकें, जोड़ सकें, लिख सकें। मोहनजोदड़ो बहुत सामान्य बेसिक लेवल से शुरू किया है। अगर कोई सामान्य मेधा का छात्र भी है तो वो इस लेक्चर को समझ पाएगा। लोकेशन कहाँ है सर? सिंध प्रांत में है। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के 3 प्रांतों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, पश्चिमी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। तो ये कहाँ पे है? सिंध में है। और लरकाना जिला है पाकिस्तान का और सिंधु नदी का दायां तट है। नदी के तट को कैसे डिफाइन किया जाता है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। फिलहाल ये देखिएगा, सामान्य बातें हैं। इसे मृतकों का टीला भी कहा गया है, नखलिस्तान भी कहा गया है, जिसका मतलब है रेगिस्तान का हरा भरा क्षेत्र। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से पता ही हैं, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय इसके खोज करता है राखाल दास बनर्जी। ध्यान रखिएगा, खोज करता है। ये प्रश्न हमेशा छात्रों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि सर मोहनजोदड़ो का उत्खनन पूछता है और आप लगाते हैं राखाल दास बनर्जी को, जबकि राखाल दास बनर्जी इसकी खोज करता है, उत्खनन करता नहीं। और खोजकर्ता और उत्खननकर्ता में बहुत फर्क है। इतने छोटे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। अब आपका अगला क्वेरी यही हो सकता है ना कि सर ये बताइए फिर मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन में बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे पुरातत्वविद, बहुत सारे लोग शामिल हैं। इसमें कुछ खास नाम मैं आपको दे रहा हूं। पहला नाम जॉन मार्शल का है, जिन्होंने 1922 से 1930 तक इसका उत्खनन किया। अर्नेस्ट मैके ने उन्हें 27 में ज्वाइन किया और फिर 31 तक वो जुड़े रहे। फिर मॉर्टिमर व्हीलर, ध्यान दीजिएगा, व्हीलर हड़प्पा से भी जुड़े हुए हैं, व्हीलर हड़प्पा के उत्खनन से भी जुड़े हुए हैं। आपको पता है 1946 हड़प्पा में उन्होंने ज्वाइन किया था, याद आया आपको? कल मैंने बताया था। और ये यहां पर जुड़ते हैं 1950 में। जॉर्ज एफ डेल्स का नाम आपको याद आया होगा, 2 बार जुड़े ये, 1964 में और 1966 में। और भी बहुत सारे नाम हैं, कम से कम आपको ये 4 नाम ईयर वाइज आपको याद रहने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है अब ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और देखिएगा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है। सबसे महत्वपूर्ण नगर है, सबसे संपन्न नगर है, आध्यात्मिक और अनुष्ठानिक नगर भी कहा गया है। ये पूछा गया प्रश्न है, किस नगर को आध्यात्मिक या अनुष्ठानिक नगर की संज्ञा दी जा सकती है? तो वो मोहनजोदड़ो है। ध्यान दीजिएगा, गलती ना हो। और भी बहुत सारी बातें हैं इससे जुड़ी हुई, रिमार्क के रूप में हम आपको दे रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अनुष्ठानिक नगर कौन है, महत्वपूर्ण नगर कौन है, नखलिस्तान कौन है, मोहनजोदड़ो है। तोरण द्वार का नगर कौन है? तब जवाब हो जाएगा हड़प्पा है, तब जवाब हो जाएगा हड़प्पा है। अर्ध औद्योगिक नगर कौन सा नगर है? तो जवाब हड़प्पा हो जाएगा। औद्योगिक नगर कौन सा है? तो जवाब चनुदड़ो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अर्ध औद्योगिक नगर हड़प्पा है, औद्योगिक नगर चनुदड़ो है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ये 2 बातें जोड़ के लिख लीजिए। कालीबंगा को दीनहीन नगरी कहा जाता है, दीनहीन बस्ती कहा जाता है। किसे? कालीबंगा को। क्यों कहा जाता है?
अभी कालीबंगा पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। बनावली को या बनवाली को समृद्ध लोगों का नगर कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आया है कि किसने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां थी। वो कहते हैं कि वो ट्विंस कैपिटल ऑफ ए बिग एम्पायर, ये स्टुअर्ट पिगट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जुड़वा राजधानियां कहा है। फिर देखिएगा, दशरथ शर्मा सर ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। तो जुड़वा राजधानियां कौन कौन सी हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। कालीबंगा तीसरी राजधानी है। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। बहुत सारे प्रश्न हैं भाई। फिर देखिएगा, अभी मैंने आपको बता ही दिया कि चंदुड़ो को औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई है, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब चंदुड़ो को भी अलग से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, कभी बाय द वे किसी तकनीकी कारण से या किसी विशेष परिस्थितिवश कभी आपकी क्लास सस्पेंड भी रह सकती है। वैसे मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं लगातार आपकी क्लास ले लूं, और लगातार ये परीक्षा तक जारी रहने वाली है ये क्लास। लेकिन अगर कभी क्लास सस्पेंड रहे या कभी क्लास का टाइम शिफ्ट हो आगे पीछे थोड़ा सा, तो कम से कम आपको सूचना मिल सके, तो आप चाहें तो जो स्क्रीन पे नंबर दिए होते हैं इनके माध्यम से व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, तो आपको क्लास के बारे में सारी सूचना 2 घंटे पहले मिल जाया करेगी। एक बढ़िया बात यह है। दूसरी बात यह है, बहुत सारे नए छात्र जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक विशेष सूचना यह है कि जितना कुछ आप यहाँ पर देख रहे हैं वो लगभग मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रूप में और विशेष व्याख्या के साथ, कठिन प्रश्नों की विशेष व्याख्या के साथ, कि ये परीक्षा में ये प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है या फिर उससे जुड़े हुए और कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। 3 खंडों में ये प्रैक्टिस सेट हमारे पास उपलब्ध है। एंशिएंट हिस्ट्री का वो अमृत संजीवनी के नाम से आपको बताया जाता है हमेशा, और ये 3000 टॉपिक वाइज प्रश्न है। इसमें 3000 टॉपिक वाइज प्रश्न है। आप अच्छे से देख लीजिए इसको। टॉपिक वाइज कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ मिडल इंडिया का ये 2500 प्रश्नों का संकलन है अमृत गंगा के नाम से, और ये अरबों के आगमन से शुरू होता है, परवर्ती मुगलों तक जाता है। 2500 प्रश्न है। और इसी तरह ये मेडवल के बाद अब मॉडर्न इंडिया का अमृत मंजरी है। 2000 प्रश्न है। इसमें टॉपिक वाइज है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। सभी एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों को हमने कलेक्शन में लिया है, उसकी व्याख्या दी, कठिन प्रश्नों की व्याख्या दी है। ध्यान रखिएगा, हर प्रश्न की व्याख्या नहीं दी है। आप चाहें तो इन प्रश्नों को अपनी जो परीक्षा की तैयारी के रिवीजन में शामिल कर सकते हैं, और स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप चाहें तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मंगा सकते हैं इन पुस्तिकाओं को। सुतका गेंडोर आपको पता है, जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी किनारा है, दाश्क नदी के किनारे है, याद आया होगा। हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा जाता है। ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, अलग से रिमार्क करके दे दिया है, और स्क्रीनशॉट चाहे तो फिर से मैं सामने से हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। इसमें से कई प्रश्न अलग अलग समय पर आए हैं, यहां भी देखिएगा। और फिर अब देखिएगा, अब जो भी बात हो रही है वो मोहनजोदड़ो की बात हो रही है। इसके नष्ट होने के 7 प्रमाण हैं, इसके निर्माण के 9 चरण हैं। फिर देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जैसे स्नानागार के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण इमारत है। याद रखिएगा, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण इमारत है। फिर अन्नागार सबसे बड़ा है, और फिर ये सभा भवन है। ये 3 इमारतों में हमेशा प्रश्न आए हैं और गलत हो जाते हैं, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में आप गलत करते हैं। अन्नागार सबसे बड़ी है, स्नानागार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिएगा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्नानागार के बारे में। और ये देखिएगा, यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और गहराई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहें तो ये देख सकते हैं। 11.88, 7.01, 2.43 मीटर है ये, ठीक है। फर्श पक्की ईंटों का बना है, वाटर प्रूफ है। ध्यान दीजिएगा, बिटुमिन का प्रयोग किया गया है ताकि पानी इसमें सोखे ना जमीन। जलरोधी इमारत है, इसे दुनिया की पहली जलरोधी इमारत माना जा सकता है।
उत्तर दिशा में 8 कमरे हैं, ये पुरोहितों के वास्ते रहे होंगे, ऐसे कपड़े बदलने के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन ये मैके, अर्नेस्ट मैके, आपको याद आया, जो जुड़े हैं बाद में, वो ये कहते हैं कि शायद ये पुरोहितों के वास्ते कमरे रहे होंगे। पानी की सप्लाई कुएं से होती थी, पूर्व दिशा में कुआं है, पानी की निकासी पश्चिम में नाली है। और ध्यान दीजिएगा, नाली में टोड़ा मेहराब शैली का प्रयोग हुआ है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन मार्शल इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहते हैं, ये स्टेटमेंट कई बार आया है, तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा। और ये प्रश्न भी आया है, पीसीएस में कई बार रिपीट हुआ है, फिर अलग अलग परीक्षाओं में आया है कि स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियां किन दिशाओं में थी, उत्तर दक्षिण दिशाओं में थी। ये सारी बातें अब कॉमन है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें बताने की गुंजाइश है नहीं, आपको सब पता ही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ आपको कवर हो जाए। अन्नागार, इसकी स्थिति है अन्नागार के पश्चिम में, ठीक है, स्नानागार के पश्चिम में, ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थिति है स्नानागार के पश्चिम में। और इसको पहचान अन्नागार के रूप में किसने की थी? मॉर्टिमर व्हीलर ने, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़कें हैं वो लगभग 9.14 मीटर चौड़ी हैं। तो ये बात तो मैंने एकदम एक्यूरेट फिगर दी है। आम तौर पर अगर सामान्य भाषा में ये कहें तो वो 10 मीटर तक चौड़ी है, 10 मीटर अधिकतम है। सहायक सड़कें और गलियां 3 मीटर हैं, ठीक है। पॉइंट में आपको बहुत इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने बस केवल ये कलेक्शन में दे दिया है। और मोहनजोदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है, अभी आपने हड़प्पा पढ़ते समय फिर मैंने डिस्कस किया था कि एकमात्र ऐसा नगर है जहां पर अगर कोई कब्रिस्तान था तो अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया है। मोहनजोदड़ो से हमारे पास अभी तक कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिलता है, ये बात पूछी गई है परीक्षा में। और फिर अंतिम चरण से 42 मनुष्यों के कंकाल मिलते हैं, एक दूसरे के ऊपर बिखरे हुए। और ध्यान दीजिएगा, मॉर्टिमर व्हीलर इसे कहते हैं कि हो सकता है कि ये बाह्य आक्रमण का शिकार हुए हों। इन कंकालों के एविडेंस को मॉर्टिमर व्हीलर ने, ध्यान रखिएगा, बाह्य आक्रमण या आर्यों के आक्रमण से जोड़ा है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा, बिना कुबड़ वाले बैल की सर्वाधिक मृण मूर्तियां कहां से मिलती हैं? मोहनजोदड़ो से मिलती है। एक बात आपको बताता हूं, कुबड़ वाला बैल, कुबड़ जो ऐसे होता है बैल के ऊपर, है ना, डिल्ले वाले बैल, तो जो मुहरों पर सर्वाधिक चित्रांकन है वो कुबड़ वाले बैल का है। जो मृण मूर्तियां मिलती हैं वो बिना कुबड़ वाले बैल की सर्वाधिक मिलती हैं। तो बिना कुबड़ वाले बैल की सर्वाधिक मूर्तियां कहां से मिलती हैं? मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। फिर एक बात है कि जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं उन पर किस पशु का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है? तो वो एक श्रृंगी पशु है, काल्पनिक पशु है, यूनिकॉर्न है। द्वितीय बहुसंख्यक चित्रण कुबड़ वाले बैल का है। फिर देखिएगा, यहाँ पर कुछ और खास बातें हैं। मोहनजोदड़ो में अब तक की सबसे बड़ी ईंटें, हड़प्पा सभ्यता में जो सर्वाधिक बड़ी ईंटों का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से मिला है? वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इतनी बात। अब थोड़े कुछ छोटे छोटे एविडेंस है। सेलखड़ी का कुत्ता मिलता है, कहां से मिलता है सर? मोहनजोदड़ो से मिलता है। कांसे का कुत्ता भी मोहनजोदड़ो से मिलता है। अब इसी से मैंने जोड़ दिया है कि अगर कांसे का कुत्ता मोहनजोदड़ो से मिलता है तो तांबे का कहां से मिलता है सर? तांबे का लोथल से मिलता है। और जब हम लोथल बताएंगे तब वहां कांसे वाला भी बता देंगे। अब कुछ खास बातें यहां पर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बातें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेसोपोटामियाई सभ्यता के साथ हड़प्पा के व्यापारिक संपर्क हैं और हड़प्पा की मोहरें मेसोपोटामिया से और मेसोपोटामिया की मोहरें हड़प्पा से मिलती हैं, हड़प्पा के नगरों से मिलती हैं। तो अब खास बात यह है कि मेसोपोटामियाई सभ्यता की 5 बेलनाकार मोहरें, 5 बेलनाकार मोहरें कहां से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से मिली हैं। और यही मेसोपोटामियाई सभ्यता की 3 बेलनाकार मोहरें कहां से मिलती हैं? तो ये लोथल से मिलती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मेसोपोटामियाई सभ्यता की मोहरें हड़प्पा सभ्यता के 2 नगरों से मिली है, मोहनजोदड़ो से और लोथल से। क्लियर हो गया? बेलनाकार मोहरें, सिलिंड्रिकल सील्स, ये जैसे ये पेन है आपकी, सिलिंड्रिकल है ये, ठीक है।
अब ध्यान देना होगा कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें वर्गाकार हैं या आयताकार हैं। सर्वाधिक जो प्रचलित जो आकार है वो वर्गाकार है। एक बात ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का शेप एंड साइज स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर है, वर्गाकार है या आयताकार है। हड़प्पा सभ्यता में बेलनाकार मोहरें नहीं है। एक बात ध्यान से सुनिए, तो ये जो बेलनाकार मोहरें हैं वो मेसोपोटामियाई सभ्यता से आई है। यहाँ पर वो कहां से मिलती हैं वो दिखाई पड़ता है, लोथल और मोहनजोदड़ो से मिलती है। उनके लिपि चिन्ह अलग हैं, उनके लिपि के जो चिन्ह है वो अलग हैं, उनके आकार प्रकार अलग हैं, उनके जो स्थानीय जो चिन्ह अंकित है वो अलग हैं। तो पता चलता है कि ये मेसोपोटामियाई लिपि से मैच खाती है, तो यहाँ व्यापारिक संपर्कों के दौरान आई होंगी। अब एक बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता की एकमात्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हड़प्पा सभ्यता की एकमात्र बेलनाकार मोहर कहां से मिली है, तो वो कालीबंगा से मिली है। हड़प्पा सभ्यता की, ध्यान दीजिएगा, इस शब्द पर बड़ा जोर देना है। हड़प्पा सभ्यता की एकमात्र अपवाद स्वरूप बेलनाकार मोहर कहां से मिली है, तो वो कालीबंगा से मिली है। ठीक है, अब बात क्लियर हो गई। नाव अंकित मोहर मिली है, मैंने बताया था। हड़प्पा से गरुड़ अंकित मोहर मिली है, मैंने बताया था। चांदी की चूड़ियां मिली हैं, चांदी की थाली भी मिलती है यहीं से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। अब बातें तो बहुत सारी हो गई सर कि ये चांदी की थाली मिली है। ध्यान रखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग हड़प्पा वासियों ने किया है। मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा, गंभीरता से सुनिएगा। विश्व में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ? हड़प्पा में हुआ, हड़प्पा सभ्यता में हुआ। बात समझ में आ रही है? यानी कि जिस समय हड़प्पा सभ्यता में चांदी का प्रयोग हो रहा था, उस समय पूरी दुनिया में चांदी का प्रयोग अनभिज्ञ था, लोग नहीं जानते थे चांदी के बारे में। तो विश्व में हड़प्पा सभ्यता ने दो चीजें सर्वप्रथम यूज की, कपास का प्रयोग और चांदी का प्रयोग। याद आ रहा है? एकदम क्लियर रहना चाहिए। तो ये चांदी की अंडाकार चूड़ियां रेयर हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन है। चांदी की थाली भी अभी आप आगे देख पाएंगे। फिलहाल ये सभा भवन मैंने आपको बताया था अभी, और अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि सर ये बाजार रहा होगा। सभा भवन, ये कॉन्फ्रेंस हॉल देख लीजिए, इंग्लिश में भी लिखा मिल सकता है कॉन्फ्रेंस हॉल, और 20 स्तंभों पर इसकी छत टिकी हुई है। और फिर ये कह सकते हैं कि किसने इसकी पहचान सुपरमार्केट के रूप में, बाजार के रूप में की है, वो अर्नेस्ट मैके हैं। ये देखिए अर्नेस्ट मैके। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नोट करिएगा, दाढ़ी युक्त सिर मिला है डी के एरिया से। प्रश्न हमेशा आता है कि वो पुरोहित का दाढ़ी युक्त सिर कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो के डी के एरिया से मिला है। इसी तरह वो कांस्य नर्तकी वाली बात आती है, वो एचआर एरिया से मिली है। तो बढ़िया बातें हो रही हैं। अब देखिए आ गई है विश्व की सर्वोत्तम कलाकृति, जॉन मार्शल कहते हैं इसको। कांस्य नर्तकी कहां से मिली है सर? एचआर एरिया से मिली है, मोहनजोदड़ो के सेक्टर एचआर से मिली है। इंपॉर्टेंट है। इसकी मुखाकृति किस मानव नस्ल से साम्यता रखती है? प्रोटोस्लैड। बाएं हाथ में चूड़ियां हैं, कंठहार में 3 लटकने हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब इस तरह के छोटे माइन्यूट प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, मूर्ति ढलाई की लुप्त सिक्त विधि, या इसी को कहा गया है लॉस्ट वैक्स कहा गया है, इसी को कहा गया है द्रवी मोम विधि से बनी है। तो मुझे उम्मीद है ये आप कर पा रहे हैं। ये देखिए चांदी की थाली यहाँ पर। अभी बात चांदी की चूड़ियां और चांदी की थाली कहां से मिलती है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया कर पा रहे हैं। और फिर देखिएगा यहाँ पर कुम्हारों के भट्टे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रमजीवियों की बस्तियां हैं, है ना। अधिकांश कुम्हार थे। कुम्हारों के 6 भट्टे यहाँ पर मिल रहे हैं। कुल्हाड़ा एवं बसूले का साक्ष्य, बसूली समझते हैं राजगीर यूज करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एकमात्र है। साहुल और चाकू के साक्ष्य हैं, अर्नेस्ट मैके को मिलते हैं। कलश शवाधान, ध्यान दीजिएगा, कलश शवाधान सुरकोटदा में भी है।
कलश शवाधान मैंने अभी हड़प्पा पढ़ाया था तो बताया था, और शवाधान विधियों के बारे में भी मैंने आपको बताया था। और कलश शवाधान का मतलब मिश्रित विधि, बॉडी को जलाकर और फिर राख और अस्थियों को कलश में रखकर घर के बीचों बीच दफना दिया जाए, ऐसा कुछ। तो दो सिर वाली मृण मूर्ति है ना, ये ध्यान दीजिएगा। एक मृण मूर्ति ऐसी जिसमें दो सिर बनाए गए हैं, तो इसकी समानता ग्रीक देवता जेनस से की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कह दें कि ग्रीक देवता जेनस की समानता वाली जो मृण मूर्ति है दो सिरों वाली, वो हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से मिलती है सर? तो वो मोहनजोदड़ो से मिलती है। मुझे उम्मीद है बढ़िया कर रहे। सिलबट्टा भी मिलता है, ध्यान दीजिएगा। सिलबट्टा वो क्या पीसते थे ये हमें नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा। सिलबट्टा आपको पता है। और अगर ये कहता है जांते के साक्ष्य कहां से मिले हैं, जांता है ना, वृत्ताकार चक्की के पार्ट, तो वो लोथल से मिले हैं। जांता कहां से मिला है? लोथल। चांदी के बर्तन में सूती कपड़ा मिल रहा है, तो ये सूती कपड़े का साक्ष्य भी कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। संगमरमर के साक्ष्य हैं, अत्यल्प हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा किसी इमारत में प्रयोग नहीं हुआ है। संगमरमर के टुकड़े मिलते हैं, किसी इमारत में नहीं मिलता है प्रयोग। स्थापत्य शैली के अंग के रूप में संगमरमर हड़प्पा सभ्यता में नहीं है। संगमरमर के साक्ष्य कहां से हैं? मोहनजोदड़ो से। सामान्य सूचना है। एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि ये बताइए कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में वो पहली इमारत जिसमें संगमरमर एक स्थापत्य संरचना के रूप में यूज हुआ है, स्थापत्य संरचना के अंग के रूप में यूज हुआ है, तो वो इमारत आपको बतानी है, आप बताइएगा। और फिर ये देखिएगा एक आरी मिलती है यहाँ से, 42 सेंटीमीटर लंबी आरी। विश्व में तिरछे दांते वाली आरी का ये प्राचीनतम उदाहरण है। आपने वो बढ़ई की आरी देखी होगी, है ना, ऐसी तिरछे दांते होते हैं उसमें, और ये बढ़ई की आरी होती है। तो अब ये कांसे की बनी आरी है, और वो कह रहे तिरछे दांते वाली, ये तिरछे दांते वाली आरी का ये प्राचीनतम उदाहरण है। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और ये कालीबंगा की बात आ रही है। मुझे लग रहा है कि आज की क्लास को हम रोकेंगे अभी, ठीक है। बड़े धैर्य के साथ आप क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। कालीबंगा और कुछ 2-3 नगर हम कल डिस्कस करने वाले हैं। जाने के पहले मैं आपको फिर से नए छात्रों के लिए एक सूचना देना चाह रहा हूं, और वो यही है कि हमारी ये जो कुछ भी क्लास चल रही है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको व्याख्या के साथ हमारी अमृत संजीवनी में मिल सकते हैं। प्राचीन भारत की टॉपिक वाइज ये 3000 प्रश्नों का संकलन है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ। इसी तरह ये मेडवल है, और अमृत गंगा के नाम से है, 2500 प्रश्नों का संकलन है। आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। और मॉडर्न इंडिया का अमृत मंजरी है, 2000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। ये 7500 प्रश्न आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, आपके रिवीजन को मुकम्मल करने में बहुत महत्वपूर्ण मदद कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आज विदा ले रहा हूं। बहुत धैर्य के साथ आपने क्लास को ज्वाइन किया, बहुत हार्दिक धन्यवाद। कल हम लोग कालीबंगा और आगे धौलावीरा चंदड़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल आज विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।